दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। भूगोल की चर्चा आज होगी और हम भूगोल को बेहतर ढंग से समझेंगे। जो भी लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, खासकर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सीजीएल वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं, हम विस्तार से समझेंगे चीज़ों को। ज्योग्राफी में हम पहले बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जाहिर सी बात है कि जब भी पृथ्वी पर चीज़ों को लोकेट करना था, उसकी जानना था कि है कहाँ पर, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्यामिट्री, निर्देशांक ज्यामिति को। उसमें हम क्या करते थे कि किसी बोर्ड पर मान लीजिए इस पॉइंट को हमको लोकेट करना है, ये कहाँ पर है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो बोर्ड के कॉर्नर पर है। लेकिन कॉर्नर पर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इससे इसकी रियल जो पोजीशन है वो पता नहीं चलता, एक्चुअल पोजीशन हमको पता नहीं चलता। तो इसके लिए फिर हम क्या करते थे कि आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पर हम चीज़ों को लोकेट करते थे और फिर बताया करते थे कि चलिए ये जो कोऑर्डिनेट पर है वो दो कोऑर्डिनेट पर है। इससे क्लियर थी चीज़ें कि दो पर ये बिंदु है। सेम चीज़ आप समझ सकते हैं अक्षांश और देशांतर को। आप अक्षांश कह सकते हैं कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट है अक्षांश, पड़ी हुई रेखा, और अगर आप वाई की बात करें तो ये आपका ये आपका देशांतर हो गया, खड़ी रेखा देशांतर और पड़ी रेखा अक्षांश। इसका भी वही काम है कि चीज़ों को मतलब स्थान को लोकेट करना, सही उसका लोकेशन बताना कि वो कहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि अक्षांश क्या है, फिर हम देखेंगे देशांतर क्या है। आप अक्षांश की जब बात करें तो अक्षांश जो है वो आपका जो इक्वेटर है, पहले आप जान लें इक्वेटर है क्या। पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा जो बीच में खींची गई है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा है। इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। आप तीनों नाम याद रखें, इसका कहीं कन्फ्यूजन ना हो, तीनों नाम इसी के हैं। तो इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। यानी ये जो आपका है इक्वेटर, इसके समानांतर पृथ्वी पर जो भी काल्पनिक रेखाएं खींची जाएंगी वो ऐसे ही खींची जाएंगी, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची जाएंगी। तो इसके समानांतर जो भी रेखाएं खींची जाएंगी ये आपके अक्षांश कहलाएंगे। आप ध्यान देंगे कि इक्वेटर के समानांतर जो भी रेखाएं खींची जाएंगी हम उसे अक्षांश कहेंगे। इसका सेंटर से जो इसका कोण बनेगा, यानी कि पृथ्वी की सेंटर से जो कोण बनेगा उसे हम अक्षांश कोण से जानेंगे, यानी अक्षांश से जानेंगे। अगर 1 डिग्री पर ये कोण बन रहा तो 1 डिग्री के रेखाओं को हम मिला दिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 डिग्री का अक्षांश कहला गया। अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री और यहाँ भी 2 डिग्री, इन हम इसको मिला दिए तो ये 2 डिग्री का अक्षांश कहला जाएगा। यानी अक्षांश कुछ और नहीं, विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं हैं जो पृथ्वी के केंद्र से एक निश्चित कोण बनाती हैं और हम उसे उतने कोण का अक्षांश कहते हैं। और इससे बहुत सारी चीज़ों को हम पृथ्वी पर जानते हैं। कुछ खास अक्षांश को हम देखते हैं। पहले कुछ खास अक्षांश की बात करें, जो हमारी ऋतुएं, मौसम, जो ऋतुएं चेंज होती हैं, ऋतुओं की बात करें तो उसमें वो सहायक होती हैं। उन अक्षांशों की हम पहले देख लेते हैं और फिर कैसे वो प्रभावित करती हैं हमारे जलवायु को, हमारे ऋतु को, हमारे टेम्परेचर को खास करके, उसे हम देखेंगे। तो आप देखिए, हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये बहुत बड़ा मसला है या ये फैक्टर है। आप यहाँ पर देख लें, अगर ये हम बात करें, ये इक्वेटर था, इसके उत्तर में जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि इक्वेटर इस गोले को 2 भागों में बांट दिया तो गोला का आधा उत्तर में हो गया। अगर हम ऊपर की बात करें तो गोला का आधा गोलार्ध, चूंकि उत्तर की बात कर रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध हम इसे बोलेंगे।
और अगर इसके नीचे की बात करें, दक्षिण की बात करें, तो ये वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध कहला जाएगा। तो हमने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, यानी इक्वेटर ने पृथ्वी को दो भागों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हम बात करें इक्वेटर की, तो इसे हम कहते हैं 0 डिग्री का अक्षांश, क्योंकि ये पृथ्वी के केंद्र पर है। 0 से हमने स्टार्ट करा। अब ऊपर में जाएंगे तो अगर 1 डिग्री पर हमने किसी एंगल को लिया और इन दोनों को मिला दिया, तो ये 1 डिग्री का अक्षांश कहलाएगा और 1 डिग्री का उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। आप देखें, इसे हम कहेंगे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये उत्तर में है और 1 डिग्री पर बनाया गया है। सेम आप जितने भी जाएं उतना डिग्री बनते जाएंगे और हम उसे उतना उत्तरी अक्षांश कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री की अगर हम बात करें तो वो पार्टिकुलर एक निश्चित अक्षांश है जो कि काम आता है, तो हम जान लेते हैं उसको। आप यहाँ देखें, अगर ये 23.5 डिग्री पर है और चूंकि उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें तो इसका एक खास नाम दिया गया है और इसका नाम क्या है, तो कर्क रेखा। इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आप नीचे आ जाए यानी दक्षिण में आ जाए तो यहाँ पर भी 23.5 डिग्री का एक अक्षांश वृत्त को हम बनाएंगे और अक्षांश रेखा। आप ध्यान रखें, अक्षांश रेखा बोले या अक्षांश वृत्त बोले दोनों सेम है। कैसे? अगर आपने कोई लाइन खींचा, चूंकि ये तो गोल है, स्फीयर है, तो आप जैसे ही लाइन खींचेंगे तो वो गोल हो जाएगा और जैसे ही वो गोल हो गया तो हम उसे सर्कल भी कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे अक्षांश रेखा भी लिखा हुआ और अक्षांश वृत्त भी लिखा हुआ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सर्कल भी हम बोलेंगे, अक्षांश वृत्त भी बोलेंगे और अक्षांश रेखा भी बोलेंगे। वास्तव में दोनों चीज़ें सेम हैं। तो अब दक्षिण में आ जाएं, 23.5 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो 23.5 डिग्री दो दक्षिणी अक्षांश है। इसे भी हमने कुछ खास नाम दिया है और इसका जो नाम है वो मकर रेखा है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहेंगे। अब फिर उत्तर में आ जाए, उत्तरी गोलार्ध में आ जाए तो एक और एंगल बनेगा। 23.5 था और ये यहाँ 90 तक जाएगा, 90 डिग्री, जिसे हम पोल भी कहते हैं और ये नॉर्थ पोल आपका हो जाएगा चूंकि नॉर्थ में है। और यहाँ पर अगर 90 डिग्री की बात करें, ये 90 डिग्री अक्षांश की बात करें तो ये दक्षिणी पोल हो जाएगा, यानी साउथ पोल हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। तो आप देख रहे हैं चूंकि 23.5 पर पृथ्वी झुकी हुई है और ये एक बड़ा रोल अदा करता है, तो 23.5 को आप 90 से कटा दें, 66.5 ही बचेगा। तो 66.5 पर भी आपका एक अक्षांश होगा जो भी आपका प्रमुख होगा। तो अगर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसका भी एक नाम दिया गया है, एक खास नाम इसको दिया गया और इसका जो नाम हो गया वो आपका हो जाएगा आर्कटिक। आप इसे आर्कटिक वृत्त कह सकते हैं, कहते ही हैं आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। आप नीचे आ जाएं यानी साउथ में आ जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखें, यहाँ पर भी आपको एक 66.5 डिग्री का अक्षांश मिलेगा, दक्षिणी अक्षांश। इसका भी एक खास नाम दिया गया है और इसका नाम है आपका अंटार्कटिक वृत्त। आर्कटिक का उल्टा अंटार्कटिक। तो आप ऐसे नाम याद रखेंगे। आर्कटिक चूंकि उत्तर में था, हम दक्षिण में उल्टा आ रहे हैं, तो अंटार्कटिक वृत्त की हम बात करेंगे। ये आपका 66.5 पर है। फिर आप पोल पर आते हैं, ध्रुव पर आते हैं, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आप उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिणी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आप दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रमुख ये अक्षांश थे जिसे हम लोग जाने। बस जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य की परिक्रमा करती है और आप ये भी जानते हैं कि ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये आपका एक सिनारियो बनता है कि पृथ्वी जैसे ही सूर्य की परिक्रमा करती है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई, तो होता ये है कि सूर्य जो है वो
चमक रहा होता है और इसकी जो स्थिति बनती है 23.5 डिग्री उत्तर तक और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यानी सूर्य जो है वो हमें दिखता है, यानी परपेंडिकुलर आप कहें, सीधा लंबवत कहें, सूर्य जो लंबवत चमकता है अधिकतम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे आप कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे आप मकर रेखा कहते हैं। तो सूर्य जो है वो साल भर में मकर रेखा से कर्क रेखा और कर्क रेखा से मकर रेखा के पास ही आता है, यानी साल भर में कम से कम एक बार सूर्य इन बिंदुओं पर लंबवत चमकता है। इसके आगे सूर्य लंबवत नहीं चमकता, उसकी रोशनी तिरछे जाती है, पर परपेंडिकुलर माथे पर जिसको बोलते हैं सूर्य वो नहीं होता। तो चूंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच साल भर में सूर्य 2 बार आता जाता है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और जब इस क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा होगी तो इसे नाम रख दिया गया उष्णकटिबंध। आप देख रहे हैं कि एक कटिबंध बन रहा, कटी आप बोल सकते हैं कमर और बंध मतलब बेल्ट, आप जो बेल्ट लगाते हैं वो कटिबंध है एक तरह से। तो इस बेल्ट में चूँकि सूर्य साल भर में 2 बार तो आ ही रहा और कम से कम एक बार तो लंबवत चमक ही रहा है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी और इसलिए हमने इसका नाम रखा उष्णकटिबंध। हमने इसका क्या नाम रखा? उष्णकटिबंध, जो कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के जो क्षेत्र है उसे हम उष्णकटिबंध कहेंगे। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होनी है। अब बात करें कर्क रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, चूंकि सूर्य यहाँ यहीं तक आ पाता है तो इसके आगे इसकी रोशनी, इसका ताप तिरछे जाता है और जब इसकी रोशनी तिरछे जाती है, प्रकाश तिरछे जाता है, तो इसको यहाँ से दूरी भी तय करनी होती है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो गर्मी होगी यहाँ से कम होगी। तो ये जो जोन बना आपका, हमने इसका भी एक खास नाम दिया है और इसका जो नाम दिया है वो शीतोष्ण दिया है। शीत ठंडा और उष्ण गर्म, यानी कि बहुत ठंड भी नहीं और बहुत गर्म भी नहीं, तो आप इसे शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र है उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। सेम चीज आपका दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। दक्षिणी गोलार्ध में आप देखें मकर रेखा से आपका अंटार्कटिक वृत्त का जो एरिया है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का एरिया है। यहाँ पर भी यही कंडीशंस होने हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पर तिरछे आना है, दूरी तय करनी है उसे, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए हम इसे शीतोष्ण कटिबंध में ही रखेंगे। अब बात करते हैं 66.5 से ऊपर आर्कटिक वृत्त के बाद। आप देखिए आर्कटिक वृत्त जब हम आ गए तो यहाँ से हम पोल की ओर आ रहे हैं, 90 डिग्री की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो सूर्य की रोशनी और कम हो जाना है, ताप एकदम कम हो जाना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चीज़ें जम जाएंगी, यहाँ पर चीज़ें आपकी जम जाएंगी, ठंड बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हमने इसे क्या नाम रखा? शीत कटिबंध। यहाँ पर चीज़ें जम जाएंगी, बर्फ ही बर्फ होंगे। तो 66.5 यानी आर्कटिक वृत्त से ऊपर 90 डिग्री पोल तक, उत्तरी ध्रुव तक जो जोन होगा वो आपका शीत कटिबंध में आएगा। सेम आप दक्षिणी गोलार्ध में आ जाए तो आप यहाँ पर अगर 66.5 डिग्री की बात करें अंटार्कटिक वृत्त से लेकर साउथ पोल तक 90 डिग्री अक्षांश तक की बात करें, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक की बात करें, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशंस होने हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत तिरछी आएगी, ताप बहुत कम आएगा, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होगा, चीज़ें जम जाएंगी, तो आप इसे भी शीत कटिबंध में ही रखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि पृथ्वी पर 3 कटिबंध है। उष्ण कटिबंध जो कि आपका कर्क से मकर रेखा के बीच है, शीतोष्ण कटिबंध जो कि कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच में है, और शीत कटिबंध जो कि उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक है और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक है। तो इस तरह से हम अक्षांश के थ्रू, अक्षांश के माध्यम से
पृथ्वी को 3 मेजर कटिबंधों में बांटते हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है इस पर डिपेंड करता है। तो ये जो आपके कटिबंध हैं ये वहाँ के जलवायु पर अपना एक अहम रोल अदा करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल इनका होता है, क्योंकि जलवायु आपका तापमान पर भी डिपेंड करता है, तापमान पर ही डिपेंड करता है, टेम्परेचर ही सबसे बड़ा रोल है जो अदा होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसकी। तो आप कटिबंध को जान लेंगे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, चूँकि सूर्य जो सन है आपका वो कर्क से मकर के बीच में ही घूमता है, उसके आगे और पीछे नहीं जाता, तो इसकी स्थिति के अनुसार दिन और रात होते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम जाती है, तो दिन और रात होते हैं। आप देखेंगे सूर्य की जब परिक्रमा करती है पृथ्वी तो ऋतुएं चेंज होती हैं, और चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है इसलिए जाड़ा आपके शीत ऋतु होता है, गर्मी आता है और बरसात आता है, ये भी एक बड़ा कारण होता है इसका। खैर हम देखेंगे कि जो दिन होते हैं कब हमारे यहाँ दिन बराबर होते हैं, कब दिन बड़े होते हैं, कब छोटे होते हैं, इसको देख लेते हैं। जब जलवायु का चैप्टर चलेगा वहाँ पर हम जलवायु की चीज़ों को विस्तार से देखेंगे। तो आप देखें कि सन आपका इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर जब लंबवत चमकता है तो दोनों गोलार्धों में, चूंकि ये बीच में होगा, तो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दिन और रात हमेशा बराबर नहीं होते, 12-12 घंटे के नहीं होते, कभी दिन बड़ा होता है, कभी रातें बड़ी होती हैं, तो हम उसका कारण देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो सन है वो इक्वेटर पर चमकेगा कब, जब यहाँ पर ये होगा, और ये जो स्थिति बनेगी आपको 21 मार्च हर साल, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस समय सूर्य इक्वेटर के लंबवत चमकेगा और ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की जो घंटे होंगे वे बराबर होंगे, क्योंकि सूर्य बीच में है। सूर्य आपका 21 जून की अगर बात करें तो एक कर्क रेखा पर लंबवत होगा, कर्क रेखा पर लंबवत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सन उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में आपके दिन बड़े होंगे, मैक्सिमम होंगे, और जस्ट उसका उल्टा वहाँ जो रातें होंगी छोटी होंगी। और इस समय अगर बात करेंगे, चूँकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य दूर होगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर आपके रातें बड़ी हो जाएंगी और दिन छोटे हो जाएंगे। और चूंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा प्राप्त होगा, तो यहाँ गर्मी का दिन होगा, गर्मी होगा। और आप अगर उसी समय दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो सूर्य चूंकि यहाँ से दूर है तो यहाँ पर ठंड का मौसम होगा। अब हम बात करें 23 सितंबर और 21 मार्च को, तो चूंकि सूर्य आपका इक्वेटर पर है तो दिन और रात बराबर होंगे, साथ में आपका जो मौसम होगा दोनों ही गोलार्ध में वो बसंत का होगा। बसंत यानी कि लगभग ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। और हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा पर जब सूर्य लंबवत होता है वो समय आपका 22 दिसंबर को होता है। इस समय के आसपास सूर्य जो होता है वो मकर रेखा पर लंबवत होगा, और जब मकर रेखा पर लंबवत होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में जाहिर सी बात है कि दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी, दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। इसके उलट उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगे, 22 दिसंबर को रातें बड़ी होंगी, रातें लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब दक्षिणी गोलार्ध में हमारा सूर्य है तो यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा, और चूंकि उत्तरी गोलार्ध से दूर में है तो यहाँ पर ठंड का मौसम होगा। तो इस तरह से मौसम भी बदलते हैं, और दिन रात का छोटा बड़ा होना, बराबर होना, ये फैक्टर काम कर रहा होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे और भी बातों को विस्तार से, तो बने रहिए हमारे साथ।